हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होगा। अदालतें हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर मशरूत फैसला सुना दिया। 6 रुकनी बेंच ने ट्रायल रोकने का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। अदालत ने करार दिया 9 मई वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। केस में फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच के रूबरू इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अदालत ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तिलाफ किया। अदालत ने करार दिया 9 मई वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। केस में फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। दौरान समाअत पीटीआई वकला का बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। मुकालमा किया वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। यह जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक ने दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज 23 फौजियों की शहादत का तस्करा किया। इस्तफसार किया जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। अब फौजी अदालतें ट्रायल दोबारा शुरू करेंगी। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद और याहिया फरीद की बोलियों से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले भी मौजूद हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अदालत ने नई तारीख रकम की कि पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत समाअत हुई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नीचे सुनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एज अ राइट ऑफ अपील इस चीज को लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर। और उन्होंने साथ दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट देखी है वो ये है कि एक वो जो 23 अक्टूबर वाला फैसला था उसमें रीजनिंग भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस, एस्टैब्लिश्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा से यही रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है अगर सिविलियंस मिलिट्री के एम्बिट में फॉल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर आ गया था उसने सारा डिस्टर्ब कर दिया था ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपके मुल्क की एक एस्टैब्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, और सिर्फ आपके मुल्क की ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बल्कि दुनिया की एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी की भी ज्यूरिस्प्रूडेंस थी। तो आज का जो फैसला है उसने वो जो डिस्टर्बेंस थी उसको क्लियर करके और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस थी उसको वापस एस्टैब्लिश कर दिया, और एक अच्छा फैसला है। लेकिन एटलीस्ट जो ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट में पेंडिंग थे वो स्टार्ट होंगे। और अब कुछ बात साइफर केस की, जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने केस की समाअत अडियाला जेल में की। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बानी कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लगाए गए इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा हम जुमेरात को गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 3 सरकारी गवाहान तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनी जाएंगी। अदालत ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर मुकर्रर होंगे। केस ज़ेरे इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर मुकर्रर होंगे। केस ज़ेरे इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि केस जजेस कमेटी की तश्कील करदा बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। आईनी सवाल वाले केस पर कम से कम 5 रुकनी बेंच की जरूरत की निशानदही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की थी। मीर बादशाह कैसरानी केस के दौरान 2 रुकनी बेंच ने लाहौर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया था।
لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کے اڈیالہ جیل ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 18 دسمبر کو کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سمیر کھوسا ایڈوکیٹس عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کے اڈیالہ جیل ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 18 دسمبر کو کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے بادی النظر میں جرم کا ارتکاب کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر شرعی نکاح کیس کے قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عدالت میں درخواست دائر کی اور الزام لگایا کہ پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ خاور مانیکا کے مطابق اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق دی، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی۔ مختصر تحریری فیصلے میں احتساب عدالت کا 24 دسمبر 2018 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مختصر تحریری فیصلہ 1 صفحے پر مشتمل ہے، جو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن حساب تو بنتا ہے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا جعلی مقدمات سے بریت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ جو کچھ ہوا اس کا کوئی مداوع نہیں، میرے ساتھ جو ہوا اس کی سزا پاکستان کو ملی۔ کہا میرے خلاف تینوں مقدمات میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ جعلی مقدمات سے ان سے بریت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی ہے۔ جو آج روٹی کو ترستے ہیں، جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں، اس کا کوئی مداوع ہے؟ یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں۔ جب کچھ نہیں ملا پاناما میں تو اقامہ نکال لیا، یعنی پاناما کو کرتے کرتے بیچ میں اقامہ اچانک آ گیا، کیونکہ پاناما میں تھا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں۔ وہ سزا دینا چاہتے تھے، مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے، تو پاناما تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے اقامہ نکال لیا۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ آپ وزیر اعظم کی چھٹی کرا رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی، انشاءاللہ جے آئی ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی، وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی۔ پی بی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ کل ڈی آئی خان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پارلیمان سے پوچھے بغیر دہشت گرد تنظیموں سے بات کی گئی، ایک فیصلے کی وجہ سے ملک 10 سال پیچھے چلا گیا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ دہشت گردی کا واقعہ ڈی آئی خان میں ہوا، اس کا میں مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو دہشت گردی پاکستان میں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم نے سب مل کے کرنا ہے۔ جب پورا پاکستان ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے تب ہی ہمارا فتح ہوگا۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو چاہے وہ کل کا دہشت گردی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہو یا جو بھی اس ملک کا دشمن ہو، مخالف ہو، وہ ہمیں ہمارے آپس کا لڑائی کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب ملک مشکل میں ہے تو ہم اپنا سیاسی اختلافات کو بھول کے ایک پاکستان بن کے ان مسائل کا مقابلہ کریں۔
आवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, मगर साथ साथ जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस थे उनको भी जेल से निकाला गया। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है, उसमें मैं जरूर कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गठजोड़ काफ़ी हो रहा है, लाडले और सुपर लाडले भी हैं, लेकिन हम आवाम के लाडले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से गुफ्तगू की। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, गठजोड़ का सिलसिला जारी है, लाडले सुपर लाडले की बात हो रही है, इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, हालात खराब है, क्या कहेंगे सर, किस तरफ जा रही है? हम तो कैंपेन कर रहे हैं, अवाम के लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ तोड़ कहीं और हो रहा होगा। अच्छा सर, हालात खराब होने की भी बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना है कि हम कैंपेन कर रहे हैं। जी, मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। आसिफ जरदारी ने मेरे लिए ये बात मजाक में की है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद कहा कोई पार्टी गलत रास्ता ना ढूंढे, एक पार्टी को दिखाया जा रहा है कि उनका उम्मीदवार वज़ीर आज़म होगा। प्रायोरिटी ये है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने मोहतरमा की जगह पे। और जहाँ तक मेरी बात है, ये मजाक में उसने कहा है, कोई सच्ची बच्ची नहीं कहा है। न मैंने आज तक वज़रात मांगी है, वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने कभी भी चीज़ मांगी नहीं है। और ये पार्टी की मेहरबानी है कि हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। अब अगर एक पार्टी को आप लोग दिखा रहे हो कि ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और वो खुद कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे हैं, तो इमरान खान की तरफ पेज पे हैं, इमरान खान और उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि सब एक जैसे हों, सब इलेक्शन लड़े, आवाम के पास जाएं और गलत रास्ता कोई नहीं ढूंढे। अमन अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी, क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई ऐसा इबहाम नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ सरकारी हैसियत में काम करने से वाबस्तगी रही है, उनके सियासी एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करता। भारत में कानून बचाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। इंडियन पार्लियामेंट में 6 अफराद घुस गए और धुआं छोड़ दिया। मुजाहिरीन ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए। चंद रोज कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर में मज़ाहमत की जा रही है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद साहब, क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है भारत में उस वक्त? जी, बहुत शुक्रिया। जी देखिए, जो कि इस वक्त मौजूदा जो मोदी सरकार है, उसकी कोशिश है कि रियासत के हर इदारे और हर सतून को जो है वो हिंदुत्व के नज़रिए के पाबंद भी किया जाए और उसके तहत अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और आप जानते हैं कि जो हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो कि खुद भारत के आईन और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के भी इस मौजू के ऊपर जो 1973 का फैसला था उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो यकीनन देखें, भारत के अंदर जो बाशऊर लोग हैं वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नहीं है और यकीनन वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे और उठा रहे हैं। आप देखें कि आज की भी जो सूरत हाल है वो ये जाहिर करती है कि भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम में हर शख्स तो मोदी सरकार के पीछे अंधाधुंध उसको फॉलो नहीं करता और यकीनन वहाँ पे एक बेचैनी फैल रही है और लोगों में तशवीश पाई जाती है। वहाँ पे ईसाई, मुसलमान, लोअर कास्ट के हिंदू और सिख जो हैं वो इंतहाई गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो बाएं बाजू की जमातें हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
عام آدمی پارٹی ہو، وہ تمام پارٹیز بھی اس تشویش کا شکار ہیں کہ کمپلیٹلی جو جمہوریت، آئین اور قانون ہے اس کو ہندوتوا کے نظریے کے تحت پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات آج سامنے آئے ہیں کہ دوبارہ سے بھارتی پارلیمنٹ پہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے اور ایک انوکھے انداز میں انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے دھواں چھوڑ کے، تو یقیناً یہ بھارت کی موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح جو انتہا پسندی اور تنگ نظری ہے وہ بھارت میں بہت سے مکتب فکر کے لوگ، بہت سی سیاسی جماعتیں اور بہت سے دیگر جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور بتدریج اس کے ذریعے سے بھارت جو ہے اس کا شیرازہ بکھرے گا اور وہ مزید کمزور ہوگا، اور اس کے اندر جو صبر اور برداشت کا مادہ کمزور ہوتا جائے گا، اور عالمی سطح پہ بھی یہ بات بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی ساکھ کے لیے اور اس کے امیج کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بالکل، مختلف مکاتب فکر کی جانب سے بھارت میں مودی حکومت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ سید محمد علی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان جیت چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ دہشت گرد ہاری ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گرد ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم بڑھائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہمارے جوانوں کے جذبے جوان ہیں، ہمارے کئی ہزار جوان شہید ہو چکے ہیں اور کئی ہزار تیار ہیں۔ سی ایم ایچ میں جوانوں کو حوصلہ دینے گیا تھا۔ صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، اس کے وقت کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا، کہیں دشمن کو نقصان ہوگا، لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں، موت سے ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں، کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ ضد بھی پوری کر لیں۔ کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ یہ 10 قدموں کی طرف آئیں گے، ہم 100 قدم آگے بڑھائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، آج میں ہوں، میں کل مارا جاؤں گا، یہ آ جائے گا، یہ مارا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ یہ جنگ جیتی ہوئی لوگوں کی ہے اور ہم جیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں کھاد بحران سے متعلق بول کے پروگرام بیوپار کی خبر پر حکومت ایکشن میں آ گئی۔ نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر داخلہ نے کھاد کی قیمتوں میں اضافے کو بریک لگانے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ بول کے پروگرام بیوپار میں گفتگو کرتے ہوئے صدر کسان اتحاد سینٹرل میاں عمیر مسعود نے کہا کہ بول اور پروگرام کی پوری ٹیم کو خصوصی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں بول نیوز کو سلام پیش کرتا ہوں اور بول نیوز کی پوری ٹیم کو، خاص طور پہ ارباب جہانگیر صاحب کو، کہ آپ نے جو کام کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسان جو ہے یہ مجبور ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو آواز بنے ہیں کسان کی، تو انشاءاللہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ پوری بول نیوز کی ٹیم کو لگیں گی۔ دوسرے نمبر پہ میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آواز سنی اور اس پہ ایکشن لیا۔ تو ان پہ جو ایکشن ہونا چاہیے، اگر اسٹرکٹ ایکشن ہوا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کھادوں کے ریٹ واپس آئیں گے، اور ہم جو ہماری ذمہ داری ہے، کسان جو اس ملک کی خدمت کرتا ہے، جو اناج اگا کے دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہوگی، کوئی آسمانی آفت نہ آئے، تو ہم پورے امید ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ گندم باہر سے نہیں منگوانی پڑے گی۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد۔ کسی اور ملک منتقلی کے منتظر افغان باشندوں کو 29 فروری تک قیام کی اجازت۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور ٹیلی کام ٹریبونل کا قیام۔ پہلی اسپیس پالیسی بھی منظور۔ اسپیس اینڈ سیٹلائٹ کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ مرتضی سولنگی کہتے ہیں ادویات کی قیمتوں پر وزارت صحت جامع حکمت عملی بنائے گی۔ کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ مؤخر کیا۔ ایسے افغان باشندوں کے پاکستان میں قیام کی مدت کی حد کو 31 دسمبر اس سال کے آخری دن سے بڑھا کر 29 فروری 2024 کر دیا گیا۔
मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर्जाने का इतलाक होगा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद $800 मुकर्रर की गई है। स्पेस रेगुलेटरी रजीम का क़याम अमल में लाया जा रहा है, बल्कि स्पार्को में तहकीक और तरक्की के लिए फंड्स का इंतज़ाम भी रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी होगी, बल्कि पाकिस्तान से इन खिदमात के हुसूल के लिए मुआवजे की मद में बाहर जाने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। जम्मू और कश्मीर की हैसियत के हवाले से जो फैसला आया है, उस फैसले को गैर कानूनी फैसला करार देकर मुस्तरद। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, हुकूमत ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली ₹1.72 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क में सोना मजीद सस्ता हो गया। 1000 रुपये कमी के बाद फी तोला कीमत 2,12,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम में 858 रुपये की कमी आई। 1,82,270 रुपये में दस्तयाब है। पाकिस्तान की मुआशी और तिजारती इस्तेहकाम के पेश नजर बड़ी कामयाबियां। मुल्क में मुआशी और सिक्योरिटी तहफुजात और खतरात का यकसर खात्मा हो गया। पाकिस्तान ने तरक्की और इस्तेहकाम के नए सफर का आगाज तब शुरू किया जब अस्करी क़यादत ने मुल्क की बागडोर संभाली। नई क़यादत के ज़ेरे रहनुमाई पाकिस्तान की सालमियत के पेश नजर मुताद्दिद बड़े फैसले और इक़दामात हुए, जिनके बाइस आज हमारा मुल्क अपने पाँव पर दोबारा खड़ा है। गैर कानूनी अफगानों के इनखला पर प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया गया। स्टॉक मार्केट कारोबार बेहतर हुआ। स्पाइस रूट इनिशिएटिव, नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान की खुद मुख्तार सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। अब पाकिस्तान को तिजारत के लिए अफगान रूट की जरूरत नहीं। पाकिस्तान अब वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत कर रहा है। हाल ही में NLC के 2 ट्रक किर्गिस्तान के जरिए अद्वियात की खेप लेकर बशकीक रवाना हुए। किर्गिस्तान के रास्ते काजाकिस्तान तक आम और घरेलू सामान पहुंचा दिया गया। दवासाजी, टेक्सटाइल, चमड़े, जर्राही के सामान, मशीनरी और केमिकल्स ले जाने के 240 से जायद कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने 1 साल के दौरान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत $100 मिलियन से बढ़कर $487 मिलियन तक पहुंचा दी। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को इंश्योरेंस सेक्टर में उभरते हुए रुझानात को कबूल करने की ज़रूरत है। SECP के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी इंश्योरेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर की ज़मीनी हालत को मज़ीद अलग करने की ज़रूरत है। बाज़ नाजुक मसाइल फौरी तवज्जो और इख्तियारी कोशिशों के मुतकाज़ी हैं। इंश्योरेंस की हिकमत अमली पॉलिसी साजी की रहनुमाई करेगा। The journey to an insured Pakistan is not just a goal, it is a shared vision that we must all collectively embrace and work towards. The insurance industry in this context has a critical role to play in offering a social safety net mechanism for the families, improving the livelihood of small and medium industry and farmers, encouraging building of sustainable and climate resilient infrastructure, and reducing the risk of doing business in Pakistan. खबर दें आपको शहर कायद से। कराची में डाकूराज से सताए शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मुबैना डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने मार मार कर अदमुआ कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर डाकू को मुश्तैल अवाम से बचाया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, क्या तफसीलात हैं? पुलिस की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें अजीजाबाद ब्लॉक 2 का एरिया जिसमें मुबैना डाकू जो है अवाम के हत्थे चढ़े, जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि खवातीन से लूटमार करके डाकू वहां से फरार हो रहा था। इसी दौरान जो है अवाम के हत्थे चढ़ गया, जबकि मुलजिम को मार मार कर जो है अवाम ने अदमा कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर मुलजिम को अवाम के चुंगल से निकाल के जो है थाने लेके मुलजिम गई, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है मुलजिम के खिलाफ जो पुलिस की जानिब से की जा रही है। ताहम तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए भी अस्पताल जो उसको मुंतकिल किया। उसके बाद पुलिस हुकाम का बताना है कि जख्मी डाकू को जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी चेक किया जाएगा। ताहम इतराफ की CCTV फौटेज उसमें भी जो है चेक किया जा रहा है कि मुलजिम पीछे से कहां से वारदातें करते हुए यहाँ पहुंचा था, जो अवाम ने तशद्दुद जिसको करके शदीद जो है तशद्दुद करके उसका निशाना बनाया गया। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया काशान इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।